लाइटें जला दी अभी सीधा पता नहीं है। तुम एक क्वेश्चन नंबर लिखना शुरू कर दो कल वाली वर्कशीट के। एक बच्चे ने कहा 52 पढ़ लो फटाफट। 52 बोला एक ने, पढ़ लो। किसमें? छोड़ कोई बात नहीं। अगर नहीं जाने तो ये कितना। एक ने पूछा 47 नंबर लिखते रहो या ये पूछ रहे हैं 47। फोर्टी सिक्स लिख लो। 46 47 दो तो ये लिख रहे हैं, फटाफट लिख लो नंबर 46 47। फिर एक बच्चे ने लिखे 57th 59 लिख लो, मैं तो खुद भी भूल ही जाऊंगा।
यहाँ मैं नंबर लिख दे रहा हूं, उतार लो। एक तो पूछा है 46, 47, 57, 59 एंड 69। बस नहीं बहुत। 46 में दिया इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन P इज इक्वल्स टू QV अपॉन T। तो इसमें क्या है? ये तो कुछ है ही नहीं भाई, क्या पूछने जा रहा है बच्चा। P इज इक्वल्स टू ये लिखा है QV अपॉन, ये दिया हुआ है। तो इसमें अब क्या पूछने जा रहे हो भाई? ये तो समझ में नहीं आया। मान लो इसको पूछ रहे हो तो बेटे कुछ भी नहीं आता, फिर तो खेल साफ हो गया। Q किसको रिप्रेजेंट करता है? Q रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, T टाइम को, V वोल्टेज को। एक्सप्रेस P इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हो गया VI। और उसने क्या कहा? एक्सप्रेस P इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो V हटा दो IR, तो I स्क्वायर R हो गया। फिर तो बेटे मेहनत सारी बेकार है। 46 पूछना पड़ा तो खत्म हो गया। कौन सा सिंबल क्या है वो पता ही है तुम्हें। ये तो 46 खत्म हुआ दुख के साथ। तुम भाई फॉर्मूलों की एक लिस्ट बना दो, सारी एक जगह इकट्ठे करके कौन कौन से सिंबल होते हैं, क्या होते हैं, वो सब लिख लो। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये 4 नंबर का था सीधे सीधे। इसके बाद 47, पता नहीं क्यों पूछे बच्चे, समझ में नहीं आई बात। 47, 47 मैंने कल बता ही दिया था। वोल्टेज लिख लेना 4 वोल्ट, 2 + 2 मिला के। रेजिस्टेंस ये बहुत बार सॉल्व हो गया, 1/R इक्वल्स टू 1/4 + 1/6। एलसीएम लेंगे तो 1/R इक्वल्स टू, ये एलसीएम 12 आएगा, 3 + 2। बहुत बार सॉल्व किया ये, ठीक है ना। R इक्वल्स टू 2.4 ओम, ये आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ लो। विद रेफरेंस टू द डायग्राम द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ P एंड Q। और जिनके हो गए ग्रुप पे नई वर्कशीट है, करीब करीब खत्म ही है। बहुत साल के क्वेश्चन है, इतने जरूर कर लेना। इतने हो जाएंगे तो काम खत्म है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या और पढ़े, बात खत्म। ये कर लेना, वही बहुत है हर चैप्टर में। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ P एंड Q, ये निकल गया। द रीडिंग ऑफ एमीटर, तो एमीटर की रीडिंग फॉर्मूला लगा दो, V = IR, इकलौता फॉर्मूला है। वोल्टेज 4, करंट निकालना है, और R की वैल्यू 2.4 है। डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर बिटवीन P एंड Q, है ना। तो ऑब्वियसली वोल्टेज दिया हुआ ही है, कहीं और तो कुछ है ही नहीं। वोल्टेज दिया है, 4 वोल्ट है दोनों में। जैसे फर्स्ट में निकालते P, पावर इन P, मान लो P में पावर निकाल रहे हैं हम, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। पावर इज इक्वल्स टू V² / R। V² की वैल्यू दी हुई है, कितना है? 4 × 4 अपॉन रेजिस्टेंस, वो भी 4 है। तो ये आंसर हो गया 4 वॉट। ऐसे ही 6 वाले में निकाल देना, 4 × 4 अपॉन 6 आ जाएगा। दोनों एक ही बच्चे की प्रॉब्लम थी, वो हाथ उड़ा ले, दिक्कत है तो। आंसर का क्या करना है यार? कल को मान लो तुमसे कोई पूछे 2 × 2 का आंसर लिख के बताओ कितना होगा, तो क्या जरूरत है बेटे? ये कम से कम 20 बार हो गया ये सॉल्व। आंसर का क्या चार्ट डलेगा इसमें, बताओ। अपने को भरोसा रखो। कभी ये पूछते हो 2 × 2 का 4 का आंसर आता है नहीं आता, है ना। तो वैसे ही है बेटा, पूरा भरोसा रखो अपने पर, कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। छोटे बच्चों के लिए तो समझ में आता है, इससे छोटे बच्चों का भला हो जाता है, अच्छी बात है ना। ये तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, फिर करंट निकाल दिया, फिर लास्ट में हमें पावर निकालनी थी। तो पावर का तरीका जरूर देख लो। पावर इज इक्वल टू V²/R, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बदलता नहीं है, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 4 वोल्ट का ही होगा। ये भी खत्म हो गया। अब आ जाओ 57।
अच्छा 52 वाला छोड़ देना चाहो तो, क्योंकि अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है नहीं, तो 52 छोड़ सकते हो। उसमें वैसे मतलब करना क्या था वो बता देता हूँ। 4 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, एंटर रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ये जनरल नॉलेज के लिए बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है ना। 52 ये 4 सेल है, ठीक है, बोर्ड में नहीं आएगा, नॉट इन सिलेबस। 1.5 वोल्ट का है और 2 ओम रेजिस्टेंस है, ऐसे 4 लगे हुए हैं। ठीक है, ये 4 लगे हुए हैं। अब देखते हैं क्या है। 4 cells each of EMF 1.5 volt and internal resistance 2 ohm are connected in parallel. The battery of cells is connected in external resistance of 2.5 ohm. अब यहाँ पे 2.5 ohm का लगा दिया, तो बस इसमें क्या है, इसके इक्विवेलेंट कर देंगे इसको। पैरेलल में लगे हुए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो यही रहेगा 1.5 चारों का, और रेजिस्टेंस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 मिला के 0.5 आ जाएगा। और यहाँ पे ये 2.5 का लगा दिया। बस अब करंट निकाल लेना दोनों का टोटल, फिर आंसर आ जाएगा। तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है, कोर्स में नहीं है लेकिन। फिर बच्चे ने पूछा 57, 57 की तो जरूरत नहीं है, हाथ उड़ा के पूछ लो क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि 57 का फर्स्ट पार्ट करा ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना, 1 वही था। हाउ डज पावर वोल्टेज रेटिंग डिवाइस हेल्प, ये भी करा दिया भाई। जितना मैक्सिमम करंट होगा उसके हिसाब से तार लगा दोगे। सेकंड पार्ट में मतलब क्या पूछना चाहते हो, वो पूछ रहा है हाउ डज द पावर वोल्टेज रेटिंग डिवाइस हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द टाइप ऑफ लीड्स। तो करंट निकाल लो, ज्यादा करंट होगी मोटा तार, कम करंट होगी पतला तार। ये कल भी तुमने पूछा था, है ना। 43 तुमने ही पूछा था जहां तक, तो उस 43 या 44 था। लिख लो भाई एक जगह, एक सिंगल जगह में लिख लो जिससे ध्यान रहा करे। और नहीं तो हाथ उड़ा लो, इतनी अंग्रेजी इसमें समझ में नहीं आती, सीधे हाथ उड़ा के बात कर लो क्या कहना चाह रहे हो। आनंद भैया बोलो क्या कह रहे हो। सर रेजिस्टेंस निकाल के नहीं कर सकते इस वाले को सर, 57 को। कि 52 सर की बात कर आर, रहे हो इसकी। हाँ सर, सर 57 57 में क्या करना चाहते हो। सर आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। नहीं तो कौन से सेकंड पार्ट की बात कर रहे हो। हाँ सर। तो वो तो वही बात हो गई, मोटा तार लगाओगे पतला। सर R2 विल बी थिकर वायर। नहीं मुझे नहीं पता किसमें कितना करंट आ रहा है, मुझे थोड़ा पता है। हाँ सर। करंट ज्यादा होगा तो तार मोटा होगा पतला होगा, बस ये बता दो। सर करंट ज़्यादा होगा हाँ, तो सर तार मोटा होगा। तो यही मैंने बोला था, फिर क्या पूछ रहे हो। ठीक है सर। यही तुम बोल रहे हो, यही मैं बोल रहा था। हाँ सर। मैंने कल फॉर्मूले वगैरह से बताया था, डायरेक्ट बता दिया, ठीक है ठीक ना। है सर। तो आएगा वही बात, जितना ठीक। ज्यादा करंट उतना मोटा तार। रीजन वगैरह कल सब समझा दिए थे, रेजिस्टेंस हाँ ज्यादा सर। होता है वो सब बता दिया था, ठीक है हाँ ना। सर। तो नहीं बस सर, वही। मैंने इससे करा है कि सर मैंने R निकाल दिया है I की जगह और उसको प्रोपोर्शनल कर दिया 1/a से। तो एक ही बात हुई बेटा, तो एक ही हाँ बात है। सर। बस ठीक है सिंपल सर। याद रख लेना, मोटा तार ज्यादा करंट, पतला तार कम करंट। कम करंट। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक बेटा। इसके बाद है 52, तो खत्म हो गया। और ये कि मान लो 52 में वो तो सब हो जाएगा। अब इसमें क्या नहीं कर पाओगे भाई, इसमें क्या दिक्कत है, करंट नहीं निकाल पाओगे, निकल आएगा। पोटेंशियल ड्रॉप वो भी निकल आएगा। ये क्वेश्चन तो खत्म, अब ये बन गया क्वेश्चन, इसमें सोचो क्या कर पाओगे। ये तो 52 की बात हो गई। अब बचे हुए नंबरों में कौन सा है ये देख लो। 57, 57 खत्म हो गया। पतला तार कम करंट, मोटा तार ज्यादा करंट। 59, कैलकुलेट
क्वेश्चन नंबर जिसकी आखिरी में बात चल रही थी वो था 59। भाई ये फॉर्मूला लगा लेना, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। एक बल्ब की पावर दी हुई है 100 वॉट और टाइम दिया है 5 मिनट, उसको चेंज कर लो 5 × 60, बस ये आंसर आ गया एक का। फिर दूसरे का निकाल लो, बल्ब की फैन की रेटिंग 60 वॉट, टाइम 5 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज कर लो, दोनों को टोटल कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लो। इस बार उसने पूछा है एसआई यूनिट में पूछा है, एसआई यूनिट में ये फॉर्मूला लगा दिया, पावर कितनी है 100 वॉट, और ये ध्यान रखना 100 वॉट का मतलब होता है 100 जूल/सेकंड इनटू टाइम 5 × 60, ये भी सेकंड में आ गया, सेकंड से सेकंड कट गया तो जूल में आंसर आ गया, ये भी जूल ये भी जूल, दोनों जुड़ जाएंगे। फिर इसके बाद पूछा है बच्चे ने, शायद आंसर कंफर्मेशन के लिए पूछे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी कंफर्म कर लो, वैसे भी हो जाना तो। अब ये बच गया 69, और इस बीच में कोई और मिल जाए तो वो ढूंढ लेना अपने हिसाब से। अच्छा, ये 65 वाले को मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, पूरा सॉल्व करा लिया था। 69 मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, सॉल्व हो गया पूरा, जरूरत ही नहीं है, या तो अगले दिन ही बच्चा पूछ रहे तो अब तो ठीक था, अब क्या करना पूछ के। बुक के हैं दोनों, फिर भी नहीं आया तो कोई अफसोस की बात नहीं है, इसीलिए 2 बार रखी है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोबारा कराऊंगा तब फिर इकट्ठे हो जाना, फिर कर लेना, क्योंकि अभी तो क्या है 69 वाला 2 बार करा चुका हूँ, 2 से ज्यादा बार में ये बच्चे ही भाग जाएंगे, कहेंगे कमजोर वालों को ही पढ़ा लो, हमारा क्या काम है, सारे टाइम इन्हीं किस्म करते रहते हो फालतू। ठीक है ना, तो इसलिए जिनके रह गए कोई अफसोस की बात नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बार फिर कराऊंगा पूरी। ठीक है, 2 का वादा हुआ था, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट एंड सर्किल कंप्लीट, ये दोनों चीज 2 बार होंगी। बाकी जहां तक है कल से चेंज हो जाएगा, थोड़ी बहुत यदि थोड़ी रह भी जाएगी तो भी बाद में करेंगे, है ना, कल से टॉपिक चेंज हो जाएगा। वैसे तो बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा है थ्योरी का, इसमें सब कट गया, है ना। तो मैं अब तक इतना बता दिया था, फ्यूज वायर याद करने को बोला था एक काम, दूसरा बोला था कलर कोडिंग याद कर लेना, दूसरा काम था। ठीक है, इसके अलावा अर्थिंग याद कर लेना, अभी हाल फिलहाल में अर्थिंग का मतलब समझ लो, पूरी बात समझा देता हूँ, और जब तक मैं ढूंढ लूँ कि क्या क्या कराना बच गया है, तब तक जो नई वर्कशीट है ना, तो मैं अब टोटल जो क्वेश्चन तुम्हें दिए हैं वो है 1982 तक के दे दिए हैं, ठीक है ना, 1982 तक के करा दिए हैं, तो करीब 40 साल के हो गए लगभग लगभग, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं, और नए वाले ईयर के बुक में है ना, इसीलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया हमने, क्योंकि सब बुक में दिए हुए 2-4 साल के पिछले वाले सारे कर रखे हमने, और बुक पूरी कराई दी है, बुक का कुछ छोड़ा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल देता हूँ मैंने, ये निपटा के फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसके आंसर लिखने हैं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 128, 128 के आंसर लिखने फटाफट, है ना। तब तक मैं देख रहा हूँ क्या कट गया क्या बच गया, 128 कर दो फटाफट, फिर आंसर लिखना उसके बाद।
आंसर आ जाए तो लिख देना भाई लोगों, जब 2-4 के आंसर आएंगे तो बात हो जाएगी फिर। भाई एक दो और लिख दो आंसर, 2 बच्चों ने लिखे अभी तो कुल। आशु त्यागी सही तो लग रहा है, देखता हूँ चेक करता हूँ। मैं आंसर चेक कर लो, बहुत सारों के सही है आंसर, एक बार चेक कर लो। और ये क्वेश्चन लिए क्योंकि बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, कई सारी जगह का पूछ लिया तुम सब तक। ये दिया है 7.2 और ये दिया 8 and 12। ठीक है, और ये 6 वोल्ट की एक बैटरी है। अब इसमें क्या है, ये 8 और 12 है, तो पहले लिखेंगे 1/r इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/12। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 24, ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 2 बार। ठीक है, तो 4.8 आ जाएगा इससे। अब टोटल रेजिस्टेंस 4.8 ये है और 7.2 मिला के हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द सम, दोनों का सम हो जाएगा, तो 12 वोल्ट हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। अब I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, फॉर्मूला लगा लेना। तो वोल्टेज है 6/R 12, तो आंसर 1/2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, द करंट आ गया आंसर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम, तो इसके अक्रॉस निकालना है तो यही हो जाएगा V इज इक्वल्स टू IR। करंट कितना है 1/2, रेजिस्टेंस 7.2, डिवाइड करोगे तो 3.6 आंसर आ जाएगा। बस एक क्वेश्चन में और ऐड कर देना, इसमें से कितना करंट गया, इसमें से कितना गया, वो निकाल के दिखा दो फटाफट। करंट थ्रू 8 ओम, करंट थ्रू 12 ओम, कर दो फटाफट, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना।
आंसर समझ लो। क्वेश्चन ये था व्हाट इज द करंट थ्रू, ये ध्यान से कर लेना इस पूरे क्वेश्चन को। करंट थ्रू 8 ओम, तो मान लो आई है, तो इसमें से जो करंट जाएगा वो होगा 0.5 माइनस आई करंट इसमें से जाएगा, नीचे वाले में से। अब ये कई बार समझा दिया, ऐसे लिख देंगे पोटेंशियल अक्रॉस 8 ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस 12 ओम। तो ये कितना है, आई इंटू रेजिस्टेंस 8 है, इज इक्वल टू करंट कितना है 0.5 माइनस आई है इंटू रेजिस्टेंस, वो कितना है 12 है। सॉल्व करोगे तो ये 8 से जाएगा, है ना, काट पीट कर लेना, ये 4 से काट दो 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, फिर आगे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको इस वाले पार्ट को ऐड कर दें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब तुम आ जाओ अर्थिंग पे, है ना, क्योंकि बहुत थोड़ी सी थ्योरी का पार्ट है, उसके बाद फिर अपनी बात कहते रहना। तो भाई अर्थिंग में ये है कि जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, 3 तरह की लाइनें होती है, पहले लाइन के बारे में कलर तो लिखवा दिए थे। एक होता है लाइव वायर, इसमें से एक्चुअल में पोटेंशियल आता है, ये जनरली 220 वोल्ट पे होता है, ठीक है। जो न्यूट्रल वायर होता है वो, और अर्थ वायर दोनों 0 वोल्ट पे होते हैं। वो पूछ लिया कौन से 2 वायर सेम पोटेंशियल पे होते हैं, तो आंसर आएगा द न्यूट्रल वायर एंड द अर्थ वायर, ये सेम पोटेंशियल पे होते हैं। अर्थ 0 पे होती है तो ये दोनों 0 वोल्ट पे होते हैं, ठीक है, लिख लो, तो भूल जाओगे। The neutral wire and the earth wire are at the same potential, that is 0 volt. The whereas live wire is at higher potential, that is 220 volt. ठीक है, एक बात तो ये, क्योंकि वो सर्किट वगैरह सब हट गए इसलिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है। कलर कोडिंग याद कर लेना, वो पहले भी लिखवा दी थी, है ना। जो लाइव वायर होगा ये ब्राउन कलर का होता है, न्यूट्रल वायर लाइट ब्लू कलर का होता है, अर्थ वायर ग्रीन या येलो कलर का होता है, ठीक है। ये नई वाली ही लिख के आनी है, क्योंकि ओल्ड पूछेंगे नहीं, है ना। ओल्ड में ये रेड होता था, ये ब्लैक होता था, ये ग्रीन होता था, ठीक। तो नई वाली याद कर लेना, ब्राउन कलर, लाइट ब्लू एंड ग्रीन और येलो, ये कोडिंग याद कर लेना। लाइव वायर कितने वोल्टेज पे होता है 220, न्यूट्रल एंड अर्थ आर एट द सेम पोटेंशियल, दैट इज 0 वोल्ट, है ना। ये सर्किट कंप्लीट करने के काम में आते हैं। दो नेसेसरी है, कौन से दो के बिना सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दो के बिना सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता। फिर अर्थ वायर क्यों है, अर्थ वायर फॉर द प्रिकॉशन है ना, सावधानी के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो लाइव वायर है इसमें कट लग जाता है, प्लास्टिक के बने होते हैं, और ऑब्वियसली इंडिया में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो प्लास्टिक पहले जब बहुत सर्दी पड़ती है तो एकदम सुखड़ जाती है, फिर एक्सपेंशन होता है तो क्रैक आ जाते हैं, है ना। अच्छी क्वालिटी की होगी तो कोई बात ही नहीं है ना, बढ़िया क्वालिटी के वायर है तो कहीं कोई क्रैक व्रैक नहीं आता, लेकिन खराब क्वालिटी के वायर में ये दिक्कत ज़्यादा होती है। तो इनकेस क्रैक आ गया तो मेटेलिक बॉडी, ऐसे अप्लायंस जिनके अंदर मेटल की आउटर बॉडी होती है उनको अर्थ करते हैं, है ना। तो एक सेकंड लिख लो तो भूल भाल जाओगे थोड़ी देर में। तो पहली इंपॉर्टेंट बात देखो, अर्थिंग हेडिंग डाल दो। अर्थिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहली, आउटर पार्ट that is metallic is connected to earth wire, है ना। मेटलिक होगा तभी कनेक्शन करते हैं, लेकिन कई बार मेटल के केस में भी अर्थिंग की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लो इंसानों की बात चल रही है, हम, है ना, इंसानों को बचाने की बात कर रहे हैं, बंदर वगैरह की बात नहीं चल रही। तो इनकेस है कि मान लो इलेक्ट्रिक फैन है और तुमने अपने कमरे में लगा रखा है, इसको छत पे लगा रखा है, तो भाई तुम छत पे जाओगे क्यों, पंखे से क्यों छेड़खानी करोगे। तो इलेक्ट्रिक फैन मेटल का बना होता है, फिर भी इसमें कभी भी कोई अर्थवायर नहीं लगाते, क्योंकि इंसानों के लिए लगा है। आदमी नीचे बैठेगा, पंखा ऊपर चलता रहेगा, क्यों छेड़खानी करेगा। और यदि कोई खराब हो जाएगा, छेड़खानी करेगा तो उसका स्विच ऑफ कर लेगा, है ना, वैसे टच नहीं होगा। लेकिन जैसे कूलर है, तुम बाहर से निकले बाई चांस टच हो गए, तो कूलर में अर्थिंग बहुत जरूरी है ना। गीजर है, नहाने गए और वहां जाए कोई तार लीक हुआ तो करंट आ जाएगा, तो गीजर में अर्थिंग जरूरी है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिनकी आउटर बॉडी मेटल की बनी होती है, उन सारे केस में हमें अर्थिंग वायर प्रोवाइड करना पड़ता है। ये अर्थ वायर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अर्थ वायर ये करता है कि बाई चांस यदि मान लो कहीं कोई कट लग गया, तो कट लगने से लाइव वायर मेटल से टच हो जाएगा। जैसे मान लो ये मेटल पार्ट था और यहाँ से लाइव वायर अंदर घुस रहा था, यहाँ कट लग गया, तो ये मेटल वायर से जो कट लगेगा उससे ये मेटल कनेक्ट हो जाएगा विद द लाइव वायर। और जब मेटल कनेक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे
करंट का लीकेज हो जाएगा। करंट किस में चले जाएगा? मेटलिक बॉडी में, और हम इसको टच करेंगे तो टच करते ही करंट हमारी बॉडी के थ्रू पास हो जाएगा, है ना, बॉडी से निकल के अर्थ की तरफ चले जाएगा, तो हमें झटका लग जाएगा या प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, यदि मान लो हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर दें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के आउटर पार्ट को, तो जितना भी करंट लीकेज होगा वो अर्थ के अंदर चले जाएगा, क्योंकि अर्थ वायर जो लंबा रखते हैं, लिखवाऊंगा वो, है ना। तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा करंट आएगा वो सारा लीक होकर अर्थ के अंदर चले जाएगा। आदमी छुएगा उसको कोई करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है ऑन द आउटर पार्ट ऑफ मेटेलिक बॉडी, इट गोज टू द अर्थ, है ना, विद द हेल्प ऑफ अर्थ वायर। तो इसलिए अर्थिंग करती है। तो इंपॉर्टेंट बातों में अर्थिंग, पहली इंपॉर्टेंट बात उन अप्लायंसेस की होती है जिनका आउटर पार्ट मेटल का बना हो। यदि पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है कि तुम उसे अर्थिंग करो। दूसरी बात, जिस जगह पे अर्थिंग करते हैं, जैसे मेटलिक बॉडी का ये पार्ट है और मान लो हमें यहाँ पे अर्थ करनी है, तो हमें मालूम है मेटलिक बॉडी का जो आउटर पार्ट होता है वो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उस पर खूब अच्छी पॉलिश वगैरह होकर आती है, पेंट होता है, चमकता है ना, और पेंट प्लास्टिक का बना होता है। तो प्लास्टिक का पेंट इंसुलेटर का काम करेगा, इसलिए जहां भी अर्थ वायर कनेक्ट करते हैं वहां से पहले पेंट को रिमूव कर देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है ना। whenever metallic body is connected with earth wire, then first of all पेंट फ्रॉम द मेटेलिक बॉडी एट दिस प्लेस इज रिमूव्ड, है ना। इस जगह पे जो मेटेलिक पेंट है ना, उस पेंट को रिमूव कर देंगे। यदि रिमूव नहीं करेंगे तो कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन बहुत सिंपल है। कनेक्शन इसलिए प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि पेंट इंसुलेटर का काम कर जाएगा। वैसे जो नई कंपनियां हैं वो सब क्या करती हैं, अर्थ वायर के लिए अलग से कनेक्शन वहां पे ऐसे वॉशर टाइप का लगा देती हैं, ठीक है, वो लोहे का होता है, उस पर पेंट करते ही, तो यहां से कनेक्ट कर देते हैं आउटर पार्ट ऑफ द मेटल बॉडी को अर्थ के साथ, है ना, अर्थ वायर के साथ। अर्थ वायर जो होता है, अब ये रिंग सिस्टम वगैरह सब हट गया है, ठीक है, तो ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ पाएंगे हम, लेकिन ये होता है कि अर्थ वायर जो होता है वो लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, इन तीनों को एक साथ पूरे घर में चला देते हैं इन फॉर्म ऑफ रिंग, है ना। ये मान लो अर्थ वायर है, ऐसा नहीं कि हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए अर्थ के लिए गड्ढा खोदेंगे फिर उसमें डालेंगे, वो नहीं होता। तो ये अर्थ वायर, ये न्यूट्रल वायर, ये लाइव वायर, तीनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। और जहां पे भी स्विच होता है, सॉकेट होता है, उसमें तीनों पिन आती हैं, एक अर्थ पिन होती है, एक लाइव वायर की होती है, एक न्यूट्रल की होती है। जितने भी स्विच हम कनेक्ट करेंगे, चाहे फ्यूज होगा, वो सारे के सारे लाइव वायर में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें वोल्टेज कट करना है, ये तो ऑलरेडी जीरो पे है, इनको कट करके क्या होगा। तो जैसे इसमें हम स्विच लगाएंगे, तो जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो वोल्टेज आगे जाना बंद हो जाएगा और सब जीरो पे आ जाएंगे। और यदि तुमने इसमें लगा दिया तो वोल्टेज तो जाता ही रहेगा, है ना, तो बल्ब जो है थोड़ा थोड़ा जलता रहेगा और नुकसान हो सकता है, झटका भी लग सकता है। इसलिए जितने भी स्विचेस होते हैं दे ऑल आर कनेक्टेड इन लाइव वायर। और कभी भी स्विच को गीले हाथ से छूते नहीं है, क्योंकि वाटर जो होता है, ये थोड़ा कि हम डिस्टिल वाटर से हाथ हाथ धो के जाएंगे, टैप वाटर होता है, उसमें आयंस होते हैं और आयन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यदि वाटर और हमारी उंगली के हेल्प से एक लेयर बन जाएगी लाइव वायर और उंगली के बीच में, तो उससे करंट लग जाएगा। तो हमेशा सूखे हाथ होने चाहिए जब भी हम किसी स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं, ठीक। तो अब क्या क्या हो गया, लाइव वायर क्या होता है, कितने वोल्टेज पे होता है ना, मेन कारण इसका ही होता है। न्यूट्रल वायर फॉर द सपोर्ट होता है, इसका होना जरूरी है, इसके बिना सर्किट कंप्लीट नहीं होता। तीसरा, सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए किन एप्लायंसेस में काम चाहिए, जिनका आउटर बॉडी मेटल की बनी हुई होती है, मेटल की बॉडी से अर्थ वायर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और अर्थ वायर कनेक्ट करते वक्त ये देख लेते हैं कि वहां पे यदि पेंट है तो पेंट का रिमूवल करते हैं, हटा देते हैं, बिकॉज पेंट इज ऑफ प्लास्टिक एंड विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, तो करंट फिर अर्थ में जाएगा ही नहीं, इसलिए हटा देते हैं। तो एक दो छोटी मोटी बातें हुई। फिर अर्थिंग के लिए आउटर पार्ट को अर्थ करेंगे, मेटल के बने हुए को, और शॉकेट होंगे। शॉकेट में तुम अपनी बुक से डायग्राम देख लेना, डायग्राम बनाने की कारीगरी हमारे बस की और है नहीं, ये वाले डायग्राम बना लेना अपनी बुक से, पेज नंबर 9.25 लिखा हुआ है, इसमें शॉकेट लिखा हुआ है ना। तो इस तरह का शॉकेट बना हुआ है, इसमें जो ऊपर वाला होता है ये बड़े साइज का होगा, ये अर्थ पिन के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे होगा ये लाइव वायर है, और लेफ्ट हैंड साइड पे यदि हम स्विच की तरफ करके खड़े हो तो जनरली ये कन्वेंशन चलता है, जो राइट हैंड साइड की तरफ वो लाइव होगा और लेफ्ट वाला जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है।
और इसमें घुसाने के लिए एक 3 पिन प्लग चाहिए होता है, तो 3 पिन प्लग में उसके लिए 9.24 डायग्राम देख लो। ऊपर तो अर्थ पिन ही रहेगी लंबी वाली, ये एक पिन देख लो लंबे साइज की होती है ना, ये अर्थ पिन होती है, और 2 छोटी पिन होती हैं, तो ये वाली तो न्यूट्रल पिन है और एक पिन इधर होगी, डायग्राम खुद देख लेना, ये और ये जो पिन है ये लाइव वायर की होगी। तो जब लगाएंगे ये पूरा ऐसे लगा दिया, जब लगाएंगे तो लाइव वायर इसमें घुस जाएगा, न्यूट्रल इसमें घुस जाएगा, अर्थ पिन इसमें चली जाएगी। ठीक है, ये तो मार्किंग आनी चाहिए, किधर लाइव वायर किधर लिखोगे, न्यूट्रल किधर, डायग्राम दे सकते हैं, और ये अर्थ पिन होती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन वाई अर्थ पिन इज लॉन्गर as compared to the other pins. Explain why earth pin is longer as compared to the other pins. है ना, अर्थ पिन जो होती है लंबी क्यों होती है दूसरी बाकी पिनों के कंपेरिजन में। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था, आंसर बोलता हूं अभी। देखो, अर्थ पिन लंबी रखने का कारण, पहले हिंदी वर्जन समझ लो उसको पूरा, है ना। अर्थ पिन हमने लंबी रखी, लाइव वायर छोटी पिन है, ये छोटी पिन है, तो जब तुम इसके अंदर घुसाओगे सॉकेट को तो अर्थ पिन लंबी है, सबसे पहले क्या होगी, अर्थ पिन कनेक्ट हो जाएगी, कभी करके देख लेना, अर्थ पिन कनेक्ट हो जाएगी, लाइव वायर वाली पिन बाहर ही लटकी दिखाई देगी। जब तुम इसे अंदर घुसाओगे तो अर्थ पिन पहले कनेक्ट हो गई, फिर लाइव पिन कनेक्ट हुई। तो यदि मान लो लीकेज होनी है तो अर्थ से पहले बॉडी कनेक्ट हो गई, फिर लाइव वायर से कनेक्ट हुई, अब लाइव वायर से जब कनेक्ट होगी तो करंट जाएगा, अर्थ पिन ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो सारा का सारा करंट अर्थ पिन के थ्रू अर्थ में चली जाएगा, है ना, अर्थ वायर के थ्रू अर्थ के अंदर सारा करंट चले जाएगा, फिर आदमी छुएगा तो कोई नुकसान नहीं। मान लो उल्टा कर दें, अर्थ पिन को छोटा कर दें, लाइव वायर बड़ा है, आदमी ने हाथ पहले से रखा हुआ है, हमने लाइव पिन को बड़ी थी वो घुस गई, अर्थ पिन घुसी नहीं, तो पहले करंट लग जाएगा आदमी को, फिर अर्थ पिन का फायदा क्या। ठीक है, ये तो हिंदी वर्जन बता दिया, वैसे सारे अंग्रेजी मीडियम वाले हो, होशियार हो, अंग्रेजी में खुद भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन फिर भी यदि चाहते हो एक सिंगल सेंटेंस में तो लिख लो, अर्थ पिन इज ऑलवेज लॉन्ग सच दैट electrical appliance first connected to the earth wire, then to the live wire. So if any leakage of current, then it will pass through the earth wire
तो मैं लास्ट सेंटेंस ये था, अर्थ पिन इज थिकर as compared to the live wire pin such that it may not enter to the live wire pin in any case. ठीक है, मतलब किसी भी हालत में, किसी भी केस में जो अर्थ पिन है, जब तक कि तुम हथौड़ा लेके पीटना नहीं शुरू कर दो, वो लाइव वायर के अंदर एंटर नहीं कर सकती है। तो भाई इतनी बातें तो ये हुई है ना, और यदि कोई डाउट है तो हाथ उठाओ फटाफट। नहीं तो लास्ट बात, अर्थिंग कैसे करते हैं इसके लिए बुक में लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेना, समझा मैं देता हूँ। अर्थिंग करने के लिए है ना, वो अंग्रेजी में पढ़ लोगे तो अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे। अर्थिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक गहरा गड्ढा खोदना होता है, घर के अंदर या घर के बाहर, मतलब अंदर मतलब पीछे की तरफ खोद दो है ना, या घर के बाहर कहीं पे भी खोद लो, एक गहरा गड्ढा खोद देते हैं और इस गड्ढे के अंदर एक कॉपर की बड़ी मेटल प्लेट लगाते हैं। देन मेटल प्लेट के ऊपर है ना चारकोल, कोयला है ना, नमक, ये सब डाल देते हैं। नमक इसलिए क्योंकि सोडियम क्लोराइड के अंदर जब पानी आ जाता है या मॉइस्चर होता है तो आयंस प्रोवाइड करता है। बेसिक बात यह है कि हमें अर्थ के अंदर खूब सारे आयनों की जरूरत होती है, तो नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट हो, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड है वो डाल देते हैं। टाइम टू टाइम इसके अंदर पानी डालना भी जरूरी होता है ना, जिससे कि अर्थिंग जो है सूख ना जाए। सूख जाएगी तो फिर आयन नहीं आएंगे उसमें है ना, तो उससे बचने के लिए हम पानी डालते रहते हैं। और जो मेटल की प्लेट हमने कॉपर की बनी हुई ली थी, उससे एक थिक वायर कनेक्ट कर देते हैं और उस थिक वायर को मीटर के पास में ले आते हैं। फिर वहां से पूरे घर में सर्किट के थ्रू वो मूव कर पाता है। मूव कर पाता है मतलब रिंग में चले जाता है। अब रिंग क्या है वो है नहीं, इसलिए जितना है इतना जरूर कर लेना, तो इतने सारे काम हो जाएंगे तुम्हारे। ये भी तो देखो, ये क्या कह रहा है, इतने का नुकसान। सही बीच में तो 66 भी बीचने वाला था, तो 68 के बीच पे है। बेचता नहीं तो कभी नहीं जाते। क्या है, काम हो गया सही बात है। इसका नहीं, क्यों क्या है इसका, तुम भैया ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट है। अब तुम थ्योरी का क्वेश्चन जो सिलेबस से कट गया, रिंग सिस्टम मत पूछना है ना, वाई दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये मत पूछना है ना, एडवांटेज क्या है वो सब मत पूछना। बाकी सारी थ्योरी के क्वेश्चन पूछ डालो, मैं अभी 5 मिनट इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना। और नहीं तो फिर एक टर्म फिर दोबारा दूंगा। और तब तक एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी, वो कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं अभी, भागना मत, अभी बैठे रहो। भैया बढ़िया वाले 2-4 तो बचे हुए हो अभी, ठीक है, भागना मत। बस मुझे बता दो मैथ्स पे हमने क्या क्या नहीं करा है, मैं तुम्हें बोलता हूँ
क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कराया हुआ चैप्टर दोबारा करा दूं, फिर बाद में एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर बुला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और वो कई, अच्छा जीएसटी नहीं किया शायद अभी, पता कैसे चलेगा, आया ना। तुम भैया चैट बॉक्स में लिख देना, यस और नो लिख देना, सही बता रहा हूँ नहीं, एक मिनट रुको बताता हूँ। जीएसटी हमने नहीं किया, ठीक है, एक बच्चे ने लिख दिया, एक तो जीएसटी रह गया है, मतलब चैप्टर 1 रह गया है, चैप्टर 2 रह गया है, ठीक है। दिक्कत हो तो मना कर देना। फिर इसके बाद लीनियर इक्वेशन हो गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग प्रॉब्लम, रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन का लिख दो, हुआ नहीं हुआ, नहीं, ठीक है। फिर चैप्टर 7 रह गया है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम हो गया। मैट्रिक्स का लिखो, हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कोर्स से हट गया। रिफ्लेक्शन हुआ नहीं हुआ लिख दो, एक आधा और लिखो, रिफ्लेक्शन नहीं, चलो ठीक है। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं, ठीक। इक्वेशन लाइन नहीं, रुको, यानी कि चैप्टर 12, 13 एंड 14, बस और फिर क्या है। सिमिलरिटी वाला चैप्टर, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी नहीं, चलो बस, चलो जब बाद में फिर बात हो जाएगी, पहले इतने खत्म होंगे। तुम भैया कल के लिए लिख लो, मैट्रिक्स का नंबर है कल, ठीक है ना, 2 दिन में मैट्रिक्स खत्म करेंगे। मैट्रिक्स नहीं कराया, नहीं कराया, मैट्रिक्स का नंबर है 2 दिन में। और इसकी प्रॉब्लम बीच में पूछ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स ज्यादा तो सब बच्चों को आती है, फिर भी मैं तो पूरा कराऊंगा, है ना। मैट्रिक्स का नंबर है, और इसके क्वेश्चन छाट लेना, फिर कल पूछ डालना, ज्यादा से ज्यादा इतने पूछने।